हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इतिहास पढ़ेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हिंदी में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो इससे पहले कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ें, पहले हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री थोड़ा सा समझते हैं, तो उससे हमको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री जो है शुरुआत होती है उसकी सुपर नेचुरलिज्म से। इसे हिंदी में देववाद भी कहते हैं। इस दौरान जो कुछ भी होता था, हर चीज़ का कारण कोई सुपर नेचुरल पावर यानी कि कोई दैवीय शक्ति मानी जाती थी। चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी हो। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसके लिए जो है दैवीय शक्ति जिम्मेदार है। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसके लिए भी कोई देवी शक्ति जिम्मेदार है। कोई बीमारी हुई उसके लिए देवी शक्ति जिम्मेदार है। तो इसी तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य लोगों का होता था, मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते थे, उसके लिए भी देवी शक्ति को जिम्मेदार माना जाता था। मान लीजिए कोई अत्यधिक रूप से इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, तो क्यों है? क्योंकि देवी शक्ति ने ऐसा किया। या कोई बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि है, मेंटली रिटार्डेड है, तो भी ये कहेंगे क्यों है? कि देवी शक्ति के कारण है। इस दौरान तर्क, साइंस ये सब नहीं चलते थे। इस दौरान जो है रिलीजन का बोलबाला था। रिलीजन जो है वो चीज़ें डिसाइड करता था कि क्या सही है क्या गलत है। साइंस और तर्क से कोई लेना देना नहीं था। फिर सुपर नेचुरलिज्म के बाद में फ़िलासफ़ी आई। फ़िलासफ़ी जो है, जिसे हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसमें जो है हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे पहचानें कि क्या सही है, कैसे डिसाइड करें कि क्या गलत है, नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे प्राप्त की जाती है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है वो सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हम स्टडी करते थे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो चीज़ हम महसूस तो कर सकते हैं पर हम ना देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं। जैसे अब नॉलेज मैंने कहा था, तो नॉलेज को आप ना देख सकते हो ना दिखा सकते हो, लेकिन आप महसूस कर सकते हो कि हाँ ये नॉलेज है, ये इसमें नॉलेज नहीं है। तो इस टाइप की जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो पांचों हमारे सेंसरी ऑर्गन, जो पांचों जो संवेदी अंग हैं, उनसे परे की जो चीज़ें हैं वो फिलॉसफी में स्टडी कर रहे हैं। तो सुपर नेचुरलिज्म और रिलीजन के बाद में फ़िलासफ़ी आई। फिर फ़िलासफ़ी के बाद में जो है साइकोलॉजी आई। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से बना, साइकी प्लस लॉजी। साइकी का मतलब है मन और लॉजी का मतलब साइंस या टू स्टडी। तो यानी कि मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान, या द साइंस ऑफ माइंड, या टू स्टडी माइंड। अब लेकिन जो है माइंड में एक चीज़ है, माइंड जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। माइंड ऐसी चीज़ तो है ही नहीं कि आप दिखा सकते हैं। ब्रेन और माइंड में फ़र्क है। ब्रेन तो शरीर का वो हिस्सा है जिसे आप दिखा सकते हैं, लेकिन माइंड को जो है आप दिखा नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, यानी कि कुछ अंदर से आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन आप वो मन दिखा नहीं सकते हैं। आप, मेरा मन ये किया कि मैं ऐसा कर लूँ, अब ये मन क्या है, कैसे दिखाएं, ये समस्या है। तो लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि जो चीज़ आप देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, सिर्फ महसूस ही कर सकते, उसको आप स्टडी कैसे करोगे? तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम वो चीज़ स्टडी करेंगे जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ महसूस नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली यथार्थ रूप से देख सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है? वो है मानव का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। फिर जो है शुरुआत हुई बिहेवियरिज्म की, इसे हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल चीज़ है बिहेवियर, उसको जो है स्टडी किया जाने लगा, व्यवहार को स्टडी किया जाने लगा। अब व्यवहार जो है वो हम देख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ कमियां थी। कमियों में जाने से पहले मैं व्यवहारवाद का जो बेसिक सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो बताता हूँ। व्यवहारवाद आधारित था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर। स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपक और रिस्पॉन्स को कहते हैं प्रतिक्रिया। व्यवहारवाद का जो है मूल सिद्धांत ये था, बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जो भी हमारे बिहेवियर हैं
वो किसी स्टिमुलस की वजह से, यानी किसी उद्दीपक की वजह से है। बिना स्टिमुलस के कोई बिहेवियर नहीं होगा। बिहेवियर यानी कि रिएक्शन। स्टिमुलस होगा तभी रिएक्शन यानी व्यवहार होगा, और यदि कोई व्यवहार हुआ है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई स्टिमुलस रहा है। जैसे आपने खाना देखा और आपके मुंह में लार आ गई, जिसे इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, तो ये खाना जो है ये स्टिमुलस यानी उद्दीपक हुआ, और जो मुंह में आपके लार आई है ये जो है आपका व्यवहार हुआ या रिएक्शन हुआ या रिस्पॉन्स हुआ। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है ये जो है बेसिक सिद्धांत है व्यवहारवाद का। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जैसे हमें कुछ चीज़ें जो है याद रह जाती हैं हमेशा के लिए, और कुछ अभी सुनी अभी भूल गए, ऐसा क्यों? तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी से जो है नहीं हम बता सकते हैं। इसी तरह भाषा हम कैसे हासिल करते हैं, बच्चा कैसे हासिल करता है, क्यों करता है, भाषा हासिल करने के स्टेप्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है बिहेवियरिज्म में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। फिर जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो चीज़ें हम महसूस करते हैं वो कैसे महसूस होती हैं, क्यों महसूस होती हैं, ये भी व्यवहारवाद में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से व्यवहारवाद में कई कमियां थी जिसकी वजह से सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। और इस दौरान एक प्रॉब्लम और थी कि जो शरीर का माइंड है, शरीर के अंदर जो माइंड तो हम नहीं देख सकते, मैंने बताया, लेकिन मस्तिष्क को जो है स्टडी करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट नहीं थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इमेजिंग टेक्निक्स डेवलप हुई, जैसे कि पेट स्कैन। पेट स्कैन का फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, ये डेवलप हुई। फिर सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। कहीं कहीं आपको एक्सरे सीटी स्कैन भी लिखा मिल जाएगा, कहीं पे कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी स्कैन भी यानी कैट स्कैन भी लिखा मिल जाएगा। ये एक ही चीज़ है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आई। फिर एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आई। तो इनके जरिए जो है अब हम ब्रेन की इमेजिंग कर सकते हैं, ब्रेन का चित्र ले सकते हैं। तो अब ये संभव हो गया था कि हम माइंड को तो हम डायरेक्टली अभी भी नहीं स्टडी कर सकते हैं, लेकिन माइंड में जो चल रहा है उसकी वजह से ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहा है, मन में जो चल रहा है उसके वजह से मस्तिष्क में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये हम स्टडी कर सकते हैं इन इमेजिंग टेक्निक के जरिए। फिर जो है कंप्यूटर्स भी डेवलप हो गए थे 1950 के दशक तक। तो अब ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर के जरिए जो है हम ह्यूमन माइंड को यानी मानव मस्तिष्क को जो है स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम निर्णय पे पहुंचते हैं, तर्क करते हैं, तो वो चीज़ें कंप्यूटर में फीड की जा सकती हैं। तो ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के जरिए उसकी फंक्शनिंग, उसकी कार्यप्रणाली को स्टडी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब ये संभव हो गया था कि हम माइंड को इनडायरेक्टली ब्रेन के जरिए समझ सकते हैं इन इमेजिंग टेक्निक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फिर जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई। तो इस तरह जो है इन स्टेप्स के होते होते कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अब कॉग्निशन शब्द से बनी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निशन क्या होता है ये समझ लीजिए। जो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि ईयर, आइज़, नोज़, टंग, स्किन, ये सब जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, नाक। तो जितनी भी हमको दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टिमुलस मिलता है पूरी दुनिया से, वो इन पांचों सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए मिलता है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन जो है उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है, उसका कोई अर्थ निकालता है, और अर्थ निकाल के हमको बताता है कि ये चीज़ ये है। इसको कहते हैं परसेप्शन। तो जैसे कि अंधेरे में रस्सी है, आपने देखा अंधेरे में रस्सी है, हो सकता है आप उसे रस्सी समझें। तो ये आपका जो आँखों से आपने देखा कि कोई चीज़ लटक रही है, ये स्टिमुलस हुआ, ये ब्रेन तक गया,
ब्रेन ने उसका मीनिंग निकाल के आपको बताया कि ये रस्सी है, ये परसेप्शन हुआ। इसी तरह से ये भी कह सकता है ब्रेन कि ये सांप है, गलती हो सकती है, वो भी परसेप्शन है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट हमको अलग अलग स्टिमुलस पांचों सेंसरी ऑर्गन से मिल रहे हैं, इनका कोई मतलब निकाला जा रहा है, इसे परसेप्शन कहते हैं। तो कॉग्निशन में जो है हर वो चीज़ शामिल है जो आपके ब्रेन में हो रही है, जिसमें से एक मैंने मुख्य ये बताया कि परसेप्शन तो हो ही रहा है, फिर लैंग्वेज है वो भी कॉग्निशन में शामिल है, मेमोरी है वो भी कॉग्निशन में शामिल है, पैटर्न रिकग्निशन है, चीज़ों का आप पैटर्न समझ जाते हैं देखते ही कि यह इस पैटर्न में, जैसे मैं कोई नंबर की संख्या एक सीरीज़ बोलूँ 2 4 6 8 10 और मैं पूछूँ अगला नंबर क्या है, तो आप आराम से बता देंगे 12। आपने पैटर्न देख लिया कि दो दो के अंतर से है, तो ये पैटर्न रिकग्निशन भी जो है कॉग्निशन में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी इसमें आता है कॉग्निशन में, एनालिटिकल थिंकिंग वो भी कॉग्निशन में आता है। तो कहने का मतलब है जो आपके ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कॉग्निशन में आता है। इनपुट आया, इनपुट के बाद में ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई और फिर उसका एक मीनिंग निकल के आया, ये मीनिंग है और ये करना चाहिए, ये सब जो है कॉग्निशन के अंतर्गत आता है। तो इन सब चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ब्रीफ इतिहास था। हम जारी रखेंगे अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे। थैंक यू।